Today we are ready with our some more topics from chapter number 5, that is principles of inheritance and variation for class 12 students. In our previous video, in our previous class, we came to know about pedigree analysis and hemophilia, right? So now our today's topics are sickle cell anemia, phenylketonuria, chromosomal disorders and these more. Just as a quick review, I want to remind you कि हमने कल देखा, पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो हीमोफीलिया है ये एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, यानी मेंडेलियन डिसऑर्डर में हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसीमिया ये सब आते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सिकल सेल एनीमिया विच इज अ मेंडेलियन डिसऑर्डर. सिकल सेल एनीमिया एक्चुअली एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, यानी जो ऑटोसोम से कनेक्टेड है, ये रिसेसिव डिजीज है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज. और ये एक्चुअली तब ट्रांसमिट होती है जब दोनों ही जो पेरेंट्स हैं, जो दोनों पार्टनर्स हैं, वो कम से कम इस डिजीज के कैरियर हो, यानी इफ दे आर हेटेरोजाइगस. ओके, इफ बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर ऑफ दिस डिजीज, देन दे कैन मेक देयर प्रोजेनिस ऑफ सच डिजीज इन्फेक्टेड. सिकल सेल एनीमिया को एक्चुअली कंट्रोल करने के लिए एक सिंगल पेयर ऑफ एलील्स होता है, HbA एंड HbS. ओके, ये दोनों एलील्स इस डिजीज को कंट्रोल करते हैं. और आप जानते हैं कि इसमें 3 जो जीनोटाइप्स है वो पॉसिबल है. एक कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में जैसा आप देख सकते हैं, दोनों HbA एक साथ एक पेयर में हो. सेकंड टाइप का जीनोटाइप हो सकता है HbA और HbS जब एक साथ एक पेयर में हो. और थर्ड टाइप का जीनोटाइप हो सकता है जब HbS और HbS दोनों एक साथ हो, राइट. तो इन तीनों प्रकार के जीनोटाइप्स में से HbS और HbS थर्ड पोजीशन वाले ये जो जीनोटाइप के पेशेंट्स होते हैं, इनके अंदर, इन इंडिविजुअल्स के अंदर ये डिजीज पाई जाती है, क्योंकि ये एक रिसेसिव ट्रेट है जैसे भी हमने बताया. और केवल इसी कंडीशन में जब ये दोनों डिफेक्टिव एलील्स एक साथ होते हैं एक पेयर में, तब वो इंडिविजुअल इस डिजीज का पेशेंट बनता है. जबकि जो हाइब्रिड्स हैं, HbA और HbS वाले जो हेटेरोजाइगस है, ये अपरेंटली बाहर से देखने में नॉर्मल लगते हैं, अनअफेक्टेड लगते हैं, बट एक्चुअली दे आर कैरियर ऑफ दिस डिजीज बिकॉज दिस डिजीज इज अ रिसेसिव वन, राइट. सो इसमें एक्चुअली क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है हमारा, उस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन है. ग्लोबिन प्रोटीन के जो बीटा ग्लोबिन चेन है, ओके, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन की बीटा ग्लोबिन चेन का जो बीटा ग्लोबिन जीन है, उसका 6th कोडॉन वहां सिंगल बेस का सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी GAG से ये सब्स्टिट्यूट होकर बन जाता है GUG. ओके, तो इस तरीके से ये सिंगल बेस का सब्स्टिट्यूशन होता है बीटा ग्लोबिन जीन के 6th कोडॉन में. अब इसकी वजह से जो 6 पोजीशन का बीटा ग्लोबिन चेन के 6 पोजीशन का जो अमीनो एसिड है, यानी जो ग्लूटामिक एसिड है, वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है वेलाइन के द्वारा. तो ग्लूटामिक एसिड को सब्स्टिट्यूट कर देता है वेलाइन बिकॉज ऑफ दिस चेंज ऑफ सीक्वेंस ऑफ जीन्स, राइट. तो इसकी वजह से जो हमारा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, अब वो एक डिफेक्टिव या हम कह सकते हैं म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बन जाता है. अब ये इस तरीके का जो मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन स्ट्रेस को डेवलप करता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन स्ट्रेस डेवलप होता है, और उस लो ऑक्सीजन टेंशन के अंतर्गत ये इन्फेक्टेड या म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पॉलीमराइज करता है. और इसके पॉलीमराइजेशन की वजह से जो आरबीसीज की एक्चुअल जो बाइकॉन्केव शेप है, वो शेप चेंज होकर सिकल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है. तो दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया. नाउ लेट्स कम टू अवर नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर, दैट इज फिनाइलकीटोन्यूरिया. फिनाइलकीटोन्यूरिया भी एक ऑटोसोमल लिंक्ड और रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव डिजीज है, जबकि ये हम इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कह सकते हैं. ओके, इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के इंडिविजुअल्स में, इसके अफेक्टेड ऑर्गेनिम्स में क्या होता है कि जो एक फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम होता है, वो एंजाइम इस प्रकार के इंडिविजुअल्स में, इस प्रकार के पेशेंट्स में नहीं पाया जाता. यानी इनका फिनाइल एलानिन इनका टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और इसकी वजह से ये जो फिनाइल एलेनिन है, ये इनकी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है, राइट.
और इसके एक्यूमुलेशन से धीरे धीरे फिर ये टॉक्सिक सब्सटेंसेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जैसे कि फिनाइल पायरुविक एसिड और दूसरे और भी कुछ पॉइजनस सब्सटेंसेस। तो इनके ब्रेन के अंदर ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस फिनाइल पायरुविक एसिड जैसे जब ये एक्यूमुलेट होने लगते हैं और भी डेरिवेटिव्स, तो उसकी वजह से इनके अंदर मेंटल रिटार्डेशन आता है। और क्योंकि इनके फिनाइल एलेनिन का जो एब्जॉर्प्शन है किडनीज के द्वारा प्रॉपरली नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से ये फिनाइल एलेनिन कुछ हद तक यूरिन के जरिए भी इनके अंदर एक्सक्रीट होता रहता है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड फिनाइल कीटोन्यूरिया। नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में क्रोमोसोम में एक से ज्यादा क्रोमोसोम आ जाए या क्रोमोसोम कम रह जाए या किसी तरीके का जो अरेंजमेंट है क्रोमोसोम्स का वो चेंज हो जाए, तो ये सारे डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं। इसमें बेसिकली 3 हमें स्टडी करने हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम ये एक्चुअली सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लैंगडॉन डाउन में। ओके, इसमें उन्होंने क्या बताया कि इस प्रकार के क्रोमोसोम्स में, इस प्रकार के ऑर्गेनिल्स के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 21 है उसकी ट्राइसोमी पाई जाती है, यानी क्रोमोसोम नंबर 21 की एक एडिशनल कॉपी पाई जाती है इस प्रकार के ऑर्गेनिल्स के अंदर, जिसको हम ट्राइसोमी कहते हैं, यानी 2 के बजाय 3 क्रोमोसोम्स एक साथ होते हैं। ओके, तो इसकी वजह से इस तरीके के जो इंडिविजुअल्स है उनके अंदर जो उनकी हाइट है वो शॉर्ट स्टेचर वाले बन जाते हैं, उनका फिजिकल, मेंटल, साइकोमोटर जो डेवलपमेंट है वो काफी पुअर हो जाता है। इसकी वजह से इनका जो हेड है वो स्मॉल राउंड हेड होता है, टंग फरोड टंग बनती है और माउथ इज पार्शियली ओपन। तो ये सारे फीचर्स नजर आते हैं डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स में, जो कि एक रिजल्ट है ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 का, यानी क्रोमोसोम की एक एडिशनल कॉपी इनके शरीर में पाई जाती है और इसकी वजह से ये शॉर्ट स्टेचर वाले, पुअर मेंटल, फिजिकल और साइकोमोटर डेवलपमेंट वाले बनते हैं। और पहचान है कि माउथ इनका ऑलमोस्ट पार्शियल ओपन रहता है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम एक्चुअली मेल्स में पाया जाता है, यानी इस केस में जो मेल्स हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स के बजाय 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं और यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम की एडिशनल कॉपी इनके अंदर पाई जाती है। तो एक एक्स क्रोमोसोम एडिशनल होने की वजह से इनके अंदर मैस्कुलाइन फीचर्स के साथ साथ कुछ फेमिनाइन फीचर्स भी डेवलप होने लगते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और स्टेरिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के जो पेशेंट्स हैं, जो मेल्स हैं, वो फेमिनाइन फीचर्स भी शो करते हैं। और क्योंकि इनके अंदर 47 क्रोमोसोम्स होते हैं इन प्लेस ऑफ 46, so because of an additional copy of X chromosomes, right? Next topic is Turner syndrome. Turner syndrome is actually present in females. इनके अंदर क्रोमोसोम्स जो सेक्स क्रोमोसोम है XX वाले, उनमें से एक X क्रोमोसोम कम होता है, यानी टर्नर सिंड्रोम की जो फीमेल्स हैं, they have only one sex chromosome. So in place of 46 chromosomes, such females have only 45 chromosomes. और इसकी वजह से इनका जो सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो काफी पूर्व हो जाता है। इनकी रूडिमेंट्री ओवरीज बनती हैं, वेब्ड नेक होता है और चेस्ट शील्ड शेप चेस्ट हो जाता है, और बाकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो भी काफी पुअरली डेवलप होते हैं और इस तरीके की फीमेल्स स्टेराइल होती हैं, राइट? सो दिस इज अबाउट टर्नर सिंड्रोम। नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एन्यूपुलोइडी। एन्यूपुलोइडी एक्चुअली एक वो कंडीशन है जो हम कह सकते हैं कि इस तरीके के डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम वगैरह के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यानी जब सेल डिवीजन साइकिल के दौरान क्रोमेटिड्स का प्रॉपरली सेग्रीगेशन नहीं हो पाता, जब क्रोमेटिड्स प्रॉपरली सेपरेट नहीं हो पाते, उनके फेलियर की वजह से जब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या कम या ज्यादा होने लगती है, यानी लॉस और गेन डेवलप हो जाता है क्रोमोसोम्स का, तो ये एन्यूपुलोइडी कहलाता है ये कंडीशन, जिसके एग्जांपल अभी हमने देखे, डाउन सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम वगैरह। नेक्स्ट इज पॉलीप्लोइडी। पॉलीप्लोइडी में ये एक्चुअली कुछ प्लांट्स में देखने को मिलता है, यानी जब टीलोफेज, जो कि सेल डिवीजन का एक लास्ट पोर्शन है, टीलोफेज स्टेज के बाद जब सेल डिवाइड नहीं हो पाती, यानी टीलोफेज के बाद जब प्रॉपरली साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता, तो उसके फेलियर की वजह से, सेल डिवाइड ना हो पाने की वजह से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, उस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी में एक पूरा का पूरा सेट क्रोमोसोम का
बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को हम पॉलीप्लोइडी बोलते हैं, यानी यहाँ क्रोमोसोम की संख्या पूरे सेट बढ़ गए यहाँ पे, तो इसी कंडीशन पॉलीप्लोइडी कहलाती है। अगला टर्म है ट्राइसोमी। जैसा हमने देखा कि जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या में कोई एक एडिशनल कॉपी और क्रोमोसोम की पाई जाती है ना, यानी 2 के बजाय जब 3 क्रोमोसोम एक सेट में पाई जाए तो ये कंडीशन ट्राइसोमी कहलाती है। जैसा हमने डाउन सिंड्रोम के केस में देखा क्रोमोसोम नंबर 21 की। ऐसे मोनोसोमी अगला टॉपिक है। मोनोसोमी मीन्स जब क्रोमोसोम्स की पेयर में से कोई एक क्रोमोसोम कम पाया जाता है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम जैसे हमने अभी टर्नर सिंड्रोम में देखा 46 के बजाय 45 क्रोमोसोम्स के बाद, तो जब पूरे पेयर में से भी एक क्रोमोसोम कम रह जाए वो कहलाती है मोनोसोमी। नेक्स्ट टॉपिक इज गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया एक्चुअली वो कंडीशन है जब मेल्स में चेस्ट डेवलप होने लगते हैं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगता है। जैसा भी मैंने बताया क्लिनेजी-फेल्टर सिंड्रोम के अंतर्गत ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि ऐसे मेल्स, ऐसे पेशेंट मेल्स भी ब्रेस्ट डेवलप करके apparently they have breast like females, so this is called as gynecomastia. It is a kind of disorder which is a result of, which is a consequence of Klinefelter syndrome. Okay, so guys, with all these topics our chapter 5 principles of inheritance and variation gets over completely, and now you know your homework is all the questions will have to be done. Now take care, keep watching videos and keep studying honestly at home. God bless you. Thank you.